नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में बताया गया था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलकर के उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो राजनीतिक प्रक्रिया या चुनाव प्रक्रिया या डिलिमिटेशन सवाल इस बात का है कि जैसा कि पिछले एपिसोड में भी बताया गया था और भी विस्तार से बताने की ज़रूरत है कि हमारे ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कि प्रधानमंत्री ने जो उनकी पूरी पार्टी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है और इसी मुखौटे को पहन करके वो हमारी जनता को एक भरोसा दिलाया, एक आश्वासन दिलाया कि भाई हम राष्ट्रवाद को निभाएंगे और हमारी कितनी भी गिरावट हो सामाजिक जो है, लेकिन हमारे देश की काफ़ी आवाम जो है वो मुल्क परस्ती के जज्बे से काफ़ी माने वो के प्रति काफ़ी जागरूक रहती है और राष्ट्र के लिए और राष्ट्र और राष्ट्रवाद के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जो है उसने 2 बार लगातार श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इस बीजेपी को सत्ता में बिठाया। एक सवाल उठ सकता है कि भाई लोगों ने जब 60-70 साल तक उस जीएनपीसी को बिठाया तो इस दो बार में ही क्यों सांस फूल रही है? जीएनपीसी तो इस देश की दुश्मन है, उसने देश को लूटा है। उस लूट से ही ऊब करके जनता ने एक जो कि भरोसा दिलाया इस बीजेपी ने और मोदी जी ने कि भाई उस जीएनपीसी के पापों से, उसके अत्याचारों से ये बीजेपी जो है निजात दिलवाएगी। इसी भरोसे से ये तो देशवासियों को मालूम है कि ये सबसे बड़े डकैत हैं। सिर्फ 2004 से लेकर 2014 तक 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट यानी जो है वो इन सबों ने किया है। वैसे भी जो हिसाब जो है 2011 में जबकि अन्ना वगैरह बैठे थे और उसमें जो है वो एक जनहित याचिका भी चल रही थी काले धन पर। राम जेठमलानी जो वकील थे उनके द्वारा, हालांकि उन्होंने किसी वो मुकुल रोहतगी को अपना वकील रखा था, लेकिन जनहित याचिका उन्हीं की थी, राम जेठमलानी की। तो और दुनिया भर में तमाम सर्च इंजन गूगल सहित जो है वो कालेधन को खोजने के लिए लग गए थे।
भारत के भारत से जो मैंने कुछ जिन डकैतों ने लूट करके विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा किया है, उसमें चर्चा चल रही थी कि 4 से लाख करोड़ वो भारत से है, जिसमें कि 12 लाख करोड़ जो है ये गद्दार राहुल का था, 30 लाख करोड़ जो है वो सोनिया गांधी का था। 2011 की बात है, और 10 साल पहले। आज वो 30 लाख करोड़ हो गया है, करीब जो है वो 100 लाख करोड़, और ये जो इसका 12 लाख करोड़ हुआ है वो हो गया है 35 लाख करोड़। तो करीब जो है 1 से 40 लाख करोड़ या 1 से 30 लाख करोड़, तो सिर्फ इन दोनों लुटेरे के नाम पर है काला धन। और यदि पूरा यानी जीएनपीसी का लिया जाए तो वो कम से कम 3-4 लाख करोड़ का होगा। और इसके अलावा और भी जीएनपीसी के अलावा भी और भी देश के लुटेरे हैं जिन्होंने जो है लूट कर इस देश से विदेशों में काला धन जमा किया है, और आज की तारीख में वो 12 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। लेकिन वो अब ऐसे नहीं मिलेगा। वो इन समूहों ने जब काफ़ी यहाँ पर चर्चा होने लगी, असल बात है कि यहाँ कोई पकड़ने की बात होती नहीं है, रिकवर करने की बात होती नहीं है, बस हल्ला करके इन चोरों डकैतों को आगाह कर दिया जाता है, या पहले से ही सूंघ लेते हैं, तो अपने लूटे हुए काले धन का ये इंतजाम भी कर लेते हैं। देश ने देखा होगा कि जब जो है यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक जो है ये सोनिया गांधी अक्सर विदेश जाया करती थी इलाज कराने के बहाने, और इन जीएनपीसी वालों ने विदेश जाने का खर्चा वो सरकार के ऊपर डालने के लिए जनता के पैसे से ही बाहर जाए, तो इन्होंने एक और भी एक उपाय सोचा। वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना दिया, सरकारी संस्था। तो अब वो सलाह के लिए नहीं, बस उसमें छटे हुए जो है वामपंथी और यानी एंटी नेशनल वो भरे हुए थे उसमें, और उसी में ये जो है वो योगेंद्र यादव भी था। सबसे खतरनाक जो है देश का दुश्मन जो है वो योगेंद्र यादव। तो खैर मैंने ये विषय किसी और की ओर भटक जाएगा। तो ये सोनिया गांधी अक्सर जो है अपने उसी काला धन को इधर उधर करने के लिए जो है इलाज के बहाने विदेश जाया करती थी। राहुल गांधी भी अक्सर लोग बताते हैं कि भारत में रहता नहीं है, और 2-3 महीने रहता है, वो विदेश में जाता रहता है। तो वो लोग बोलते हैं सैर सपाटा के लिए, और जो भी है, और भी लोग कहते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है जो इसका जो काला धन है उसी को इधर उधर करने के लिए वो जाता रहता है। सवाल इस बात का है कि सिर्फ मोदी महोदय बीजेपी वाले इन एनपीसी के लूटे हुए काले धन को लाने की बात कहे थे 2014 में, और जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों में भी बताया गया, और ये भी बार बार जो है देश को बताना जरूरी है, देश के लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है कि मोदी महोदय जब 2014 के मई में जब इन्होंने प्रथम बार जो है वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था, जिस दिन उन्होंने ग्रहण किया था उसी दिन जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम कालाधन लाने के लिए जो गठन कर दिया था, लेकिन ये यूपीए की सरकार जो है उसको लागू नहीं कर रही थी, तो उसी दिन इन्होंने जो है वो लागू भी कर दिया। अब लागू करने का तमगा तो लूट लिया, लेकिन उस एसआईटी ने कालाधन लाने के नाम पर जो एसआईटी जो सर्वोच्च न्यायालय ने गठित किया था, और जिसको मोदी जी ने जो है अपना
प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण करते ही उसी दिन उन्होंने लागू भी कर दिया, या लागू करने का तमगा लूट लिया। तो वो SIT कालाधन के विषय में क्या किया, कालाधन आया कि नहीं आया, कहाँ बात फंस गई, ये देश को ये इन सबों ने बिल्कुल अंधेरे में रखा। और इन डकैतों का एक पैसा भी मोदी जी आज 7 साल से ऊपर हो रहा है उनके शासन के, नहीं लाए। और बीजेपी वालों का, मोदी जी का इस पर घी बंद है, इनके मुंह में दही जम गया है, और ये सब वो केस जो निकल गए। और यही नहीं, बल्कि जितने भ्रष्टाचार के केस थे, ये भी बताने, अब देश ने देखा होगा कि UPA सरकार के दौरान दो ही बात आती थी, भ्रष्टाचार महंगाई, भ्रष्टाचार महंगाई। तो इसलिए पूरा देश उब गया था। उसी से निजात दिलाने के लिए ये आए थे। इसलिए बात 7 साल और 70 साल की नहीं है, उसी से निजात दिलाने के लिए जनता ने इनको, खास करके राष्ट्रवाद के नाम पर, अब इनका राष्ट्रवाद की असलियत जो है देश देख रहा है। इनके राष्ट्रवाद का मतलब है कि जो देश के अंदर भारत विरोधी जो ताकतें हैं, ये GNPC सबसे खतरनाक भारत विरोधी ताकत है। उसी के आसपास वामपंथी भी हैं। ये विदेशी फंडिंग के द्वारा, चीन से फंडिंग के द्वारा ये जो है वामपंथी भारत के खिलाफ जो है साजिश करते ही रहते हैं। खास करके जो है नक्सली जो आतंकवाद है, उसको भी जो है वो एक माने राजनीतिक समर्थन ये सब वो देते रहते हैं। बाकी जो GNPC है, GNPC जो आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसको परोक्ष रूप से या स्वयं या इसके जो वो सिपह सालार हैं, PFI है, सिमी है, SDPI है, उसके द्वारा एक अपरोक्ष रूप से वो समर्थन करती रहती है। तो ऐसी मेरी GNPC और वामपंथी, और यही नहीं, ये इनके द्वारा जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो जो है लगभग, और उनके जितना भी कुछ अपवादों को छोड़ करके पत्रकारों का गिरोह, ये सब के सब जो है भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें हैं। इस सबको ये मोदी जी अपने शासन काल में इनको सबको पाल रहे हैं। इनका नाम भी यानी कई बार भारतीय आवाम ताकत दल ने लिया हुआ है। और इनमें कुछ जो है वो छोटे किस्म के जो है वो मीडिया हैं, जैसे द प्रिंट, द क्विंट, कारवां, द वायर। ये है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के जो मीडिया हैं, उनसे मिलकर के भारत के खिलाफ हमेशा वो सक्रिय रहते हैं, यानी झूठी कहानियाँ वो रचते रहते हैं। इनमें जो और इनमें जो पत्रकार बैठे हुए हैं, जैसे बरखा दत्त वगैरह, सब इसी में लगी हुई हैं भारत के खिलाफ। कहने का मतलब कि जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, वो मोदी जी के शासन के अधीन जो है पाली जा रही हैं, पोसी जा रही हैं, संरक्षण उनको दिया जा रहा है, और उनके तत्वाधान में प्रोटेक्शन और पेट्रोनेज भी मिल रहा है। ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। तो अब उसी माने ये सरासर उद्देश्य के साथ धोखा है। मोदी जी ने वादा किया था कि भाई हम वो कालाधन लाएंगे, और कम से कम कालाधन की बात नहीं, बात ये होती कि भाई कम से कम एक ऐसा संसद के द्वारा कानून ही पास करवा दीजिए कि भाई जो भी कालाधन विदेशी बैंकों में है वो इस देश का है, भारत का है, तो
यहाँ की जांच एजेंसियों को भी जो है एक कानूनी हथियार मिल जाएगा। उसी के आधार पर जो है वो छानबीन करेंगे। आज तक 7 साल से ऊपर हो गया है, इस तरह का कानून भी जो है वो इन्होंने नहीं वो पारित कराया। बताते हैं कि सन 1860 का जो है आईपीसी एक्ट, 1861 का पुलिस एक्ट और 1874 का जो है वो एविडेंस एक्ट, इसके तहत जो है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो सजा है, इस तरह के वो सजा ही बिल्कुल नॉमिनल है। और एक तो जो यहाँ की कोर्टें हैं वो तो माशाअल्लाह, जुडिशियरी जो है इन सब जो है जो अभिशाप जो देश झेल रहा है, जो कष्ट जो झेल रहा है, उस कष्ट में ये जुडिशियरी जो है वो उसमें घी डाल रही है। ये देश को कबूल नहीं है। कितना उस आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ साजिश की गई, साजिशकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और कैसे कैसे जो है वो जमानत मिल गई। आखिर ये यहाँ की न्यायपालिका खुद इस देश को जो है अस्थिर कर जो है वो करने वालों के क्या हौसले जो है ये बढ़ा रही है। सवाल इस बात का है कि आखिर देश जो है वो बचेगा कैसे। एक तो मोदी महोदय जो है सारे देश विरोधी ताकतों को संरक्षण दे रहे हैं। अपने जब यदि वो आंदोलन करते हैं तो फिर अपनी फोर्स को, अपने ही दिल्ली पुलिस को ये पिटवा देंगे। अब देश ने देखा होगा कि जिसमें ये देश विरोधी ताकतें कृषि कानून के विरोध के नाम पर, और जो है वो एक किसान आंदोलन, और जबकि किसान आंदोलन तो मुखौटा पर था, ये देश विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें जो है वो देश में अस्थिरता फैलाना, हिंसा फैलाना और तमाम रोड जो है वो ब्लॉक कर देना, हमारे आम और गरीब जो है वो भारतीय भाई बहनों का, विशेष करके दिल्ली और दिल्ली के आसपास लोगों का जीवन जो है बिल्कुल ब्लॉक कर देना, वो नारकी बना देना। तो मोदी महोदय बिल्कुल घुटने टेक रहे थे। जिस प्रधानमंत्री के पास जो है वो तमाम फोर्स हो, तब सारी बात हो, वो घुटने टेक रहा है इन देश विरोधी ताकतों के आगे। और फिर वो आंदोलनकारी सारे यानी रोड वो ब्लॉक किए हुए हैं। हमारी जो है पुलिस जो है कुछ कर नहीं पा रही है। हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्स जो है कुछ न करने का इनका जो है वो अनुदेश था। और ये जो है गुरुद्वारा जो है वो घूम रहे थे। इतना निकम्मा, इतना जो है वो कायर और इतना अराजक प्रधानमंत्री आज तक जो है देश ने नहीं देखा। जिसमें ये संकट आता है तो ये निकम्मा कायर प्रधानमंत्री जो है वो गुरुद्वारा जो है वो घूम रहा था, जबकि इसको देश की वो रक्षा वो करनी चाहिए थी। जितनी फोर्सेज हैं उनको लगाता, और कम से कम यदि वो आंदोलन रुक गया होता तो वहीं से जो है ये जो खतरनाक लहर चली थी वो न हुई होती। और उसी लहर के चलते कितनी जानी गई हैं उस कोरोना के चलते। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जाने गई। तो इतना वो कायर किस्म का है। तो अब वही कायरता के चलते जो जम्मू कश्मीर में जो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी। कोई जो है तिरंगा को जो इस देश का झंडा है,
राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय वो जो है ध्वज है, उसको कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। ये ताकतें हैं। और हर वक्त जो अलगाववादियों के, आतंकवादियों के पक्ष में माहौल बनाना। तो इतनी खतरनाक देश विरोधी ताकतों को ये बुला करके मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये इनका राष्ट्रवाद है? ये देश को बताएं। और जैसा कि बताया गया था कि भाई इसी बीजेपी के दो शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, और जिस सरकार के मुखिया थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने इस देश को बहुत कुछ सिखाया है। उस मोरारजी देसाई को बिल्कुल जो है सुनियोजित ढंग से यहाँ का पूरा मीडिया, पूरा जो है मौद्रिक वर्ग, और जो ये बीजेपी वाले भी, जिनके दो शीर्ष नेता उसमें मंत्री थे, जो है उनको याद नहीं करते, और उनके बताए हुए आदर्शों को खास करके इन सब मामलों में जो है उनसे जो है मैंने 1% भी जो है वो सीख नहीं लेते। अब जैसे कि वो जैसे कि मोरारजी देसाई ने कहा था कि भाई ऐसे मामलों पर कि भाई जिस किसी तत्व का भी यहाँ भारत के लोगों में और भारत की मिट्टी और भारत के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है तो वो इस देश को छोड़ दें। भारतीय जनता दल ने पहले भी स्पष्ट किया, अभी भी स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता दल उन्हीं से प्रेरणा लेकर के एक कदम और आगे कि यदि ये देश नहीं छोड़ेंगे तो यदि भारतीय जनता दल की सरकार है तो ऐसे तत्वों को वो बाहर भी कर देगी। तो जिनको देश से बाहर कर देना चाहिए ऐसी ताकतों से ये बात कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतों से तो ये देश के दुश्मन तो बात कर ही रहे थे। ये जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, अब ये बात जो है जनता भी समझने लगी है। मध्य प्रदेश से कोई भारतीय भाई थे, वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात कर रहे थे। उनकी भावना जो है वो सबको जो है वो उनकी भावना को सभी को साझा करना चाहिए। वो ये कह रहे थे सिर्फ जम्मू कश्मीर की समस्या नहीं, जितनी भी समस्याएं ये देश झेल रहा है उसकी जड़ में जो है ये गांधी और नेहरू और पूरा जेएनपीसी का परिवार। बात सही है। उनके जितने भी ये ब्रीड हैं, जितनी उपज है, ये ममता बनर्जी उसी की उपज है। इसने कुछ सीख जो है वो वामपंथियों से लिया है, लेकिन उपज किसकी है? उसी जेएनपीसी की है। तो उस भारतीय भाई ने ये कहा जो कि मध्य प्रदेश से थे, और वो बात कर रहे थे भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से। तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश की जितनी भी समस्याओं से ये मैंने हमारा देश और हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम त्रस्त है, दुखी है। सबकी जड़ में जो है जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी है। वैसे ही उसको ये महोदय बिल्कुल सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इनको शर्म तक नहीं आती कि भाई ये देश के डकैत हैं। ये तर्क नहीं चलेगा क्योंकि जनता ने इनको चुना है। जनता ने चुनने के बाद इसका मतलब कतई मतलब नहीं होता है कि यदि वो देश का दुश्मन है तो देश के दुश्मन को देश के दुश्मन की तरह न माना जाए। बीजेपी के लोग बताएं और खास करके मोदी जी बताएं।
अरे क्या हो गया है, मतलब कि यानी जो 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 देश के खिलाफ लगातार जो है वो लगा हुआ है और इसके खिलाफ बोलता रहता है, इसके 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 सारे प्रवक्ता बोलते रहते हैं, और जो है खास करके युद्ध के समय में भी, मैंने जो है पिछले साल युद्ध लगभग हो गया होता है, इसी थी उसमें भी ये गद्दार राहुल गांधी वो चीन का ही पक्ष वो ले रहा था। और बात तो यहाँ तक आ गई थी कि ये राहुल गांधी जो है एक जो है, मैंने इसकी जो पार्टी है जीएनपीसी या कांग्रेस समझौता किया था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, और उससे उसे रिश्वत लिया, घूस लिया राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। इसीलिए तो उसी के एवज में ये अपने ही देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो है वो गद्दारी करना और चीन के पक्ष में जो है माहौल बनाना अपने देश में, ये सब कुछ जो है मोदी जी के, जो कि राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, उनके जो है शासनकाल में हो रहा है। तो ये जो है वो जो महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि यदि आपने 370 खत्म कर दिया तो इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी, और उसने नहीं किया। वो जो फारूक अब्दुल्ला है वो भी बोल रहा था, उसके साथ साथ वो भी बोल रहा था, जो गुलाम नहीं वो उसका बेटा उमर अब्दुल्ला, और इस प्रकार जितने भी वो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसी तरह की धमकी दे रही थी, और हर वक्त जो है वो आतंकवादियों के साथ मिलती हैं वो, और इनके पास फंडिंग भी आती है आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए, और जो है वो मतलब कि वो हमदर्द और ये एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, राजनीतिक वो समर्थन के लिए। तो सवाल इस बात का है कि मोदी महोदय और बीजेपी वाले कि ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर देश के साथ ये छलावा है। लेकिन प्रश्न यहीं पर नहीं रुकता है। यदि ये देश के साथ इसी गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ ऐसा राष्ट्रवाद के नाम पर ये जो है वो विश्वासघात कर रहे हैं, और ख़ास करके हमारे जो मध्य प्रदेश के भारतीय भाई कह रहे थे कि देश की हर समस्या में जीएनपीसी है, लेकिन अब तो यह स्पष्ट हो रहा है कि जीएनपीसी को पालने वाले, पोसने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, उनके हर पाप को धुलने वाले, उनके आगे घुटने टेकने वाले ये मोदी जी हैं, और जो है ये बीजेपी वाले हैं। इसलिए जीएनपीसी की समाप्ति के पहले बीजेपी की समाप्ति बहुत जरूरी है इस देश की सुरक्षा के लिए, और वो भी ऐसे नहीं बल्कि मत पेटी पर, ईवीएम मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर। कल चर्चा चल रही थी कि जो है वो ट्विटर ने 1 घंटे के लिए हमारे केंद्रीय आईटी मिनिस्टर यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया उसने। ये ट्विटर जब वो लखनऊ में हिंसा फैली, कहाँ हिंसा फैली, वो भड़काने वाले तमाम वो ट्वीट कर रहे थे, उनका अकाउंट इसने वो ब्लॉक नहीं किया, और उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर का जो है अकाउंट जो है वो ब्लॉक उसने किया। अब ये और वो ब्लॉक करने में वो अमेरिका के कानून का हवाला दे रहा था। मैंने वो कह रहा था कि अमेरिका का कानून वो लागू करेगा भारत में। देखिए ऐसा है कि इन सब तर्कों से मैंने कोई लाभ नहीं है कि अमेरिका कानून यहाँ लागू। सवाल इस बात का है कि इस सरकार ने, इस मोदी महोदय ने अपना इकबाल खो दिया है। प्रधानमंत्री क्या होता है इसकी गरिमा को खो दी है।
जो 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 ये मोदी महोदय प्रधानमंत्री के रूप में हैं, ये जब गाली खाते रहेंगे, वो जो है ममता बनर्जी से गाली खाते रहेंगे, वो विजयन जो मुख्यमंत्री से, तो प्रधानमंत्री का इकबाल क्या रहेगा, उसकी हैसियत जो है वो क्या रहेगी। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वर्सेस जो है वो गवर्नर से लड़वाएगा, उसका इकबाल क्या रहेगा। अब उसी वो इकबाल जो काफ़ी घट गया है इनकी ऐसी वो करतूतों के कारण जो है, उसी का असर जो है एक विदेशी कंपनी ट्विटर जो है वो इनके केंद्रीय मंत्री का जो है वो ब्लॉक कर रहा है। और ब्लॉक करते समय जो है अमेरिका के कानून को वो भारत में लागू करते हुए वो इस तरह की बेहयाई कर रहा है। तो इसके मूल कारण है कि इस सरकार ने, मोदी महोदय ने, बीजेपी वालों ने सारी पद जो है जो प्रधानमंत्री का पद हो, गवर्नर का पद हो, उसका इकबाल खो दिया है। मैंने उसकी हैसियत, उसकी पोजीशन को बिल्कुल वो तहस नहस कर दिया। तो शुरू में आ गया कि हम प्रधानमंत्री ने, हम चौकीदार हैं। तो कोई जब आपने चौकीदार कहा, अब लोग भूल गए ये प्रधानमंत्री हैं, बस चौकीदार हैं, तो दूसरा कह रहा कि वो चौकीदार चोर है। तो इन्होंने बहुत कुछ नुकसान किया है देश का। और इसीलिए न कोई अनुशासन है, न कोई इनका इकबाल है, न कोई डर है। कोरोना के पीरियड में जिन मुख्यमंत्रियों ने जो है हर तरह से जो है अवाम विरोधी काम किया, भ्रष्टाचार किया, और उस संकट के समय में मैंने जो है वो वैक्सीन जो है वो बर्बाद किया, चिकित्सा सुविधाओं और जो है आपका रेमडेसिविर और वो दवाओं, ऑक्सीजन की चोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, इसमें वो लिप्त रहे। और हमारे जो मैंने जो भारतीय भाई बहन जिन्होंने जान गंवाई, उनका डाटा भी उनका आंकड़ा भी छुपाया, झूठ वगैरह बोला। और उन्हीं से ये बीजेपी वाले कहते रहे कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही जो है मैंने आवाम विरोधी, समाज विरोधी मुख्यमंत्रियों से ये बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कितना बड़ा धोखा है इनका। और फिर उसी प्रकार जो है इन देशद्रोहियों से, भारत विरोधी नेताओं से ये फिर बात कर रहे हैं। तो बीजेपी का राष्ट्रवाद जो है इस देश के लिए अभिशाप बन गया है। ऐसा राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। और इसमें एक हास्यास्पद बात यह है कि शायद उनके जो सिपा सालार हैं, उनके जो चमचे हैं, कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। अब सवाल इस बात का है कि जो नेहरू इतनी बड़ी गद्दारी किया और इस देश को तबाह किया, और कश्मीर की समस्या की जड़ में है वो धारा 370 और जो है 35 से संवैधानिक छल करके वो जुड़वाया। और धारा 370 और 35A के द्वारा जो स्पेशल स्टेटस दिलवाया इसको, जम्मू कश्मीर को, उसका असर यही रहा कि भारत में इस देश के संसाधन पर, इस देश के पैसे रुपए के आधार पर जो कश्मीर पाला गया, वह जो है यानी भारत विरोधी आतंकवादियों, अलगाववादियों, पाकिस्तान परस्तों का वो स्वर्ग बन गया। ये असर रहा। और उसी को आज भी ये देश के गद्दार जेएनपीसी कह रहे कि हम उसको वापस लाएंगे। उसी 370 को के पक्ष में ये जो है महबूबा मुफ्ती और लोग बोलते हैं कि हम उसको वापस लाएंगे। और ऐसी ही जो है देश विरोधी ताकतों से ये राष्ट्रवादी
यानी राष्ट्रवाद का मुखौटा पाने हुए मोदी जी उसी बात कर रहे हैं। तो यानी कितना इस देश के लिए जो है या देश के खिलाफ ये विश्वासघात इस मामले में कि भाई आपने भरोसा दिलाया इस देश को कि भाई हम जो है इन आतंकवादियों से, इन जो है अलगाववादियों से, जेएनपीसी ऐसी जो खतरनाक है और इस देश की जो लुटेरी है, डकैत है, उससे आप निजात दिलाएंगे और आप जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके इन सारी जो है देश के डकैतों को और जो देश के दुश्मनों को आप पाल रहे हैं। बहुत दुख की बात। अब जब ये भारतीय वाम ताकत दल जो कि सिर्फ भारतीयता की बात करता है और इसी में वो लगा हुआ है, अपने भारतीय भाई बहनों को जागरूक भी कर रहा है कि इन सारी समस्याओं का जो निदान है वो भारतीयता में ही है। पूरे देश के लोग भारतीय हैं। अब उनको एहसास और उसके अनुसार वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग और वैसा आचरण और व्यवहार आपस में इसी बात को वो समझा रहा है। अब इस भारतीय एकता से सबसे अधिक यदि किसी को तकलीफ हो रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। देश के लोग बहुत गौर से देखें कि ये भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रवाद की बात करती थी, अब देश के लोग समझें कि इनके राष्ट्रवाद का मतलब है जो है भारतीय एकता का विरोध और इनके सिखाए पढ़ाए छुट भैया आकर के जो है भारतीय वाम ताकत दल के पदाधिकारी से कहते हैं कि हमने इसे जो है जो भारतीय एकता की जो मुहिम है, जो अभियान है, इसका तोड़ निकाल लिया है। पहले तो अपना आपा पहले बने ये आगे भी करेंगे। ये भारतीय वाम ताकत दल को इनके जो कट्टरवादी तत्व हैं जो है बोलते हैं कि इस भारतीय वाम ताकत दल को कभी कभी मुझको भी एकता के कुत्ते। अब देखिए, अब सवाल है कि एकता जो है इनको कुत्ते के समान दिखती है। अब इनकी मानसिकता को देखिए, अब इनकी मानसिकता को पढ़िए। भारतीय एकता की जो बात करता है उसको ये बीजेपी वाले कहते हैं एकता के कुत्ते। तो इसी तरह से ये जो है मानसिक संतुलन जो है वो खोए हुए हैं और कहीं कहीं वो सुनने में आ रहा है कि ये बात सही है, तमाम पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, मीडिया को दिया जा रहा है, ये सब। हालांकि इस सब खबरों का कोई आधार नहीं है, लेकिन जो खबरें उड़ के आ रहे हैं उसी विषय में मैंने ये बताया जा रहा है। और भारतीय वाम ताकत दल के खिलाफ झूठ और अफवाह फैलाया जा रहा है। फैलाए जाने की इनकी एक साजिश और योजना। अब वो कब फैलाएंगे, क्या करेंगे, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन एक योजना है, ये बहुत खतरनाक योजना और साजिश पर ये काम कर रहे हैं। और उनमें एक झूठ और अफवाह इस टाइप से फैलाने की बात साथ सोच रहे हैं कि ये जो है भारतीय वाम ताकत दल भारतीय एकता के नाम पर जो है वो इस्लाम आस्था के कुछ कट्टरवादियों को आगे कर रहा है, यानी उनके मुल्ला मौलवी को। सवाल इस बात का है कि अब ऐसी मानसिकता को जवाब देने के लिए भारतीय वाम ताकत दल नहीं है, लेकिन कम से कम अपने सभी भारतीय भाई बहनों को ही बताना जरूरी है कि भाई यह भारतीय वाम ताकत दल पूरे देश में एकता की बात करता है। जब एकता की बात करता है तो इसमें किसी एक के डोमिनेंस की बात तो है ही नहीं। जब सबको भारतीय माना जा रहा है
तो न तो कोई पंडित जी है, न तो कोई मुल्ला जी है। इसकी बात तो है ही नहीं, सब भारतीय हैं। अब चूंकि ये अवधारणा उनके दिमाग में पच नहीं रही है, अब पचना तक ही समस्या नहीं है, उनकी जो धंधेबाजी है, अब धंधेबाजी अब आप लोग देख ही रहे हैं कि वही एक झूठा राष्ट्रवाद ला करके देश को छल करके वो सत्ता पर बैठ गए और काम वही कर रहे हैं जो देश के खिलाफ और जो देशद्रोही जो करते हैं, भारत के दुश्मन जो करते हैं, वही काम ये कर रहे हैं। यानी देश विरोधी ताकतों से माने उनसे हाबनाबिंग करना, उनसे बौन हमी करना, और उनसे जो है अपना, यानी जिन ताकतों को भगा देना चाहिए, जिनको देश हित में कुचल देना चाहिए, उनसे बात कर रहे हैं। तो देश में देखिए, देश में एक जो है बिल्कुल जो दौर चल रहा है, एक देशभक्त सरकार की आवश्यकता है, जो कि बीजेपी सहित सारी जो है बीजेपी जेएनपीसी को का इलाज कर सके। लेकिन वो इलाज तभी संभव होगा कि पहले हमारी जो भारतीय अवाम है वो पहले अपना वो फर्ज निभाए कि इनको जो है बैलेट बॉक्स पर, ईवीएम मशीन पर पहले उनको नष्ट में नाबूद करें। इसलिए कि जैसा बताया गया है कि न्यायपालिका तो बिल्कुल निकम्मी हो गई है। अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर के पास जब पुलिस गई, ट्विटर के किसी पदाधिकारी के पास, वो तुरंत जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है वो बेल दे दिया। अब सवाल है कि ये न्यायपालिका अब तक तो सारे अपराधियों को जो है वो जमानत देती। वास्तव में अब तो ये परसेप्शन बना कि भाई जितने भी अपराधी और अपराध बढ़ रहे हैं उसमें न्यायपालिका का बहुत बड़ा हाथ है। अब जैसे कोई कह रहा था कि भाई जैसे कोई जो है खुखा किस्म का अपराधी है, उसको किसी तरह से पुलिस वाले जो है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स है, अब जान पर खेल करके बल्कि कुछ सिक्योरिटी फोर्स अपनी जान गंवा करके यदि उसको पकड़ लिया तो फिर इसके बाद जो है वो जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है, या पेरोल पर छोड़ दिया। पेरोल पर आते ही जो है वो जितने गवाहों को सरेआम जो है वो मार देगा। वो ऐसा ही तो हो रहा है ना। तो देश में जितने अपराध बढ़ रहे हैं उसमें जो है न्यायपालिका जो हमारी है उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सवाल इस बात का है, न्यायपालिका हो या चाहे वकीलों का संघ हो, चाहे कुछ जो भी हो, जब इस तरह का ये देश को धोखा देने वाले राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसा माहौल होगा तो सबका मन वो बढ़ जाएगा। यदि सख्त किस्म का कल्पना करिए कि यदि सुभाष चंद्र बोस जैसे के जज्बे वाली सरकार हो तो न्यायपालिका भी डरेगी, इनके जजेस भी डरेंगे। और किसी की औकात नहीं है कि देश हित के खिलाफ जो है वो माने अपराधियों को, देशद्रोहियों को, देश के दुश्मनों को आप बेल दीजिए और उनके पक्ष में जो है वो फैसले आप दीजिए। लेकिन वो तभी संभव होता है कि देश में जो है एक निकम्मी वो सरकार बैठी है, नपुंसक वो सरकार बैठी है और कायर किस्म की, तभी ये संभव होता है। बहुत दुख होता है चारों ओर से, माने जितने भी अब इसी में देख लीजिए ना कि हमारे 4-5 से दिल्ली पुलिस वाले घायल हो गए
और कुछ जो है टूल किट वालों को, फलाने वालों को पकड़ा, उसको बेल दे रहे हैं ये कोर्ट वाले। अरे यही दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदम्बरम में ऐसे ऐसे डकैत को 20 बार बेल दिया है। शर्म नहीं आती है इसको? बहुत दुख होता है। ये हम पर वो मानहानि का वो मुकदमा चलाएंगे ना, हम बिल्कुल वो फेस करने के लिए तैयार हैं। मेरी जान भी चली जाए, मैं निश्चित है, सवाल इस बात का है कि जब भी सारे देश के दुश्मनों से वो लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, तो हमको ये परवाह नहीं कि मानहानि का मुकदमा चलाएंगे, क्या करेंगे। बहुत हद हो चुका। बोल तो रहा हूँ कि किसी दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदम्बरम ऐसे डकैत को 20 बार वो बेल दिया है। खून खोल जाता है। हमको आपको यानी एक बार वो बेल मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव हैं कि जब ये निकम्मी नपुंसक और जो है और कार किस्म की सरकार बजे, जो कि अरे हमारे आपके लिए वो रहमदिल करती बात इसलिए देश के दुश्मनों के आगे, अरे ये तो बहुत बेशर्म किसी की बीजेपी सरकार है। ये वोट लेती है जो है हमारे जो है गरीब और मजलूम जो है वो भारतीय भाई बहनों से, और सेवा कर रही जो है वो देश के दुश्मनों का। शर्म नहीं आती इसको? और जो वही कौन गद्दार किस्म का राहुल और जो है सोनिया गांधी और प्रियंका, बहुत बेशर्म किस्म की सरकार है। और ये मोदी जी खून जो है वो खोल जाता है। जिनको नस्ल में नाबूद कर वो देना चाहिए। कई बार कहा था कि इन तीनों का साइको टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट करा करके इनको इटली भेजिए। बिल्कुल, इनको पाल करके छुटभइयों को यूपीए सरकार के दौरान जितने भी घोटाले हुए हैं, सारे घोटाले जो है ये मोदी महोदय खा गए। और सजा जो है वो किसको, अब बिल्कुल नाम आते, सारा केस जो है वो खा गए। और दिखावे के नाम पर सिर्फ सचिव को 1 साल की सजा, 2 साल की सजा। बिल्कुल उबकाई आती है, थूकने का मन करता है। तो खैर, समाधान इसमें थूकने में नहीं है, उबकाई में नहीं है। समाधान यदि वास्तव में इस हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को पाना है, इनको मत पेटी पर शून्य करना होगा। जैसे वो मध्य प्रदेश वाले भारतीय भाई कह रहे थे कि सारी समस्याओं की जड़ में जीएनपीसी है, लेकिन हम उनको भी बताना चाहते हैं, इस जीएनपीसी की रक्षा करने वाले बीजेपी है। बीजेपी को भी नष्ट में नाबूद करना होगा। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ लीजिए, अभी भी बीजेपी और सपा सहित, और ये बीजेपी, सपा, बसपा, आपके जीएनपीसी अभी भी उसी पर गणित लगा रहे हैं कि हमारी आवाम संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता या जातिवाद पर शिकार बन सकती है। तो जब तक आप इनका भ्रम नहीं तोड़ेंगे, वो इसी तरह की गणित जो है समाज विरोधी, भारत विरोधी, आप और आपके दुश्मनी वाली हरकत वो करते रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है और निवेदन कर रहा है कि आप इनको मत पेटी पर शून्य करने के लिए, नष्ट में नाबूद करने के लिए, ताकि इनका ये भ्रम तो टूटे कि ये कुछ भी करते रहे, आपको जातिवाद का शिकार बना देंगे। अभी भी इनके कुछ अंधभक्त होंगे, अब जो है वो भारतीय जनता दल उनके बीच में आएगा कि आप इनके जो है वो जो जातिवादी जो मोहमाया जाल है उससे बाहर आइए। सुनने में आया कि जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का कोई चमचा है, उसको कुछ रुपया मिला हुआ है। वो कह रहा है कि हम जो है बिल्कुल जो है जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो उनको जो है भारतीय जनता दल के से बाहर निकाल देंगे। अरे इस मुकालते में न रहे। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है वो इस मुकालते में रहे हैं।
भारतीय वामता का दल अपने इस्लाम जो भारतीय समाज के जो हमारे आदरणीय जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको निवेदन करके समझा करके वो इतना भाव भर देगा कि वो जितने भी जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो असदुद्दीन ओवैसी के भ्रमजाल में सबको ये बाहर वो निकाल लेंगे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस मुगालते में ला रहे हैं। और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस बीजेपी के भी वो भ्रमजाल से, आरएसएस के भी भ्रमजाल से वो निकाल करके भारतीय एकता में सबको लाएंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक जो है परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये काम बहुत लंबा है। इन देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतों की जड़ें बहुत नीचे हैं। तो बिल्कुल पूरी ताकत से जो है भारतीय एकता की बात आगे बढ़ाइए। देश के दुश्मनों के हौसले बहुत, देश के दुश्मनों के और भारतीय समाज के दुश्मनों के अभी भी हौसले जो है वो मान काफ़ी बड़े हुए हैं। उनको पस्त करने की जिम्मेदारी, और वो पस्त सिर्फ जो है वो मतपेटी पर ही होते हैं और कोई दवा नहीं उनका। तो उनको मतपेटी पर, माने ईवीएम मशीन पर और बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर उनको शून्य करने का बिल्कुल मन में प्रतिबद्धता, कटिबद्धता और बिल्कुल मन को मजबूत करिए। इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ यह आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।